Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry and it is lecture number 7th. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी रिएक्शन का अगर हमें पोटेंशियल पता है, ई रिएक्शन या फिर ई सेल पता है, तो हम यहाँ से डेल्टा जी रिएक्शन या फिर डेल्टा जी सेल पता कर सकते हैं। डेल्टा जी रिएक्शन, आर एक्शन मतलब रिएक्शन, सेल कैसे पता करते हैं? ये होता है माइनस एन एफ, एन एफ मतलब एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन इंटू एफ जो कि फेराडेज कांस्टेंट है, एफ जिसका वैल्यू होता है 96500 इंटू ई रिएक्शन का पोटेंशियल। ये कल हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डेल्टा जी को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है? ये है सॉरी कैसा प्रॉपर्टीज है? ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और यह है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आज देखते हैं इन सब का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं बैटरी को कंस्ट्रक्ट करने में, एक बैटरी बनाने में या फिर एक सेल बनाने में। तो एक क्वेश्चन लिखोगे, कंस्ट्रक्ट अ सेल which utilizes zinc anode and copper cathode। कॉपर का कैथोड लेना है, जिंक का एनोड लेना है एट स्टैंडर्ड स्टेट और कंडीशन, एट स्टैंडर्ड स्टेट गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई नॉट Zn+2 से बन गया Zn इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। कोई दिक्कत? और E0 कॉपर +2 से बन गया कॉपर और इसका वैल्यू दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। -0.76 +0.34 वोल्ट। ये बच्चों स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है। ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन दिया हुआ है? ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। जिंक +2 का रिडक्शन हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। कॉपर +2 का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर बन रहा है। कोई दिक्कत? हमें एक सेल बनाना है जिसमें जिंक को रखना है एनोड पर और कॉपर को रखना है कैथोड पर स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो एनोड पर जिंक को रखने के लिए जिंक का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा हमें। तो पहले सेल को रिप्रेजेंट कर लिया जाए बच्चों। सेल, हमारा सेल क्या बनने वाला है? तो तुम्हें एनोड पे रखना है जिंक सॉलिड। एनोड को पहले लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जिंक सॉलिड से क्या बन गया? Zn+2। कोई दिक्कत? कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना है? 1 मोलर है। अभी देखो यहां पर हम एक्वस लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, क्योंकि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, ऐसा ही समझना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना? तो जिंक का बन गया एनोड और कैथोड पर ये बना दिए सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पर क्या है? कॉपर +2 का रिडक्शन होना है, कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड स्टेट है। उससे क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड बन जाएगा। ये बैटरी कंस्ट्रक्ट हो गया। कोई दिक्कत? सेल कंस्ट्रक्ट हो गया, कॉपर कैथोड का और जिंक एनोड का। अब तुम्हें क्या पूछा जा रहा है? तुम्हें पूछा जा रहा है इस सेल का ओवरऑल पूरे बैटरी का पोटेंशियल बताओ। तुम्हें पता क्या क्या है? तुम्हें पता है यहां का एनोड पर जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता है, कैथोड का जो रिएक्शन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें पता है। तुम्हें पूरे बैटरी का, तुम्हें इस सेल का ई नॉट सेल इज इक्वल टू वॉट, ये तुम्हें पता करना है बच्चों। कोई दिक्कत?
देखो कई बार क्वेश्चन में यहां तक भी दिया रहता है, सेल भी रिप्रेजेंट करके दिया रहेगा, ये वैल्यू भी दिया रहेगा, तुमसे ई नॉट सेल पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। हालांकि अभी हमने क्वेश्चन में तुम्हें सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ लिया था, तो तुम्हारा सोल्यूशन तो एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो गया है। सेल को तुमने रिप्रेजेंट किया है एज ए सोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है, इसीलिए हम इसके आगे के पार्ट को सोल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। स्टेप 1, राइट द रिएक्शन। सेल तुम्हें मैंने कई बार बोला है, तुम्हें सेल दिया रहेगा, क्वेश्चन में रिएक्शन लिखना होता है। रिएक्शन लिख लिए, सब काम हो गया। तो रिएक्शंस लिखो। एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है? एनोड पे रिएक्शन होने वाला है Zn सॉलिड से बनेगा Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन का तुम डेल्टा जी कैलकुलेट करो। डेल्टा जी बोल देते हैं एनोड। कोई दिक्कत? डेल्टा जी बोल दिए एनोड, या डेल्टा जी 1 बोलो, 1 2 बोलते हैं। इस रिएक्शन को बोल देते हैं 1 रिएक्शन, और डेल्टा जी 1 कितना होना है? डेल्टा जी 1 बताओ। एनोड के रिएक्शन का डेल्टा जी फर्स्ट रिएक्शन कितना होने वाला है? तो डेल्टा जी होता है -n। n कितना है? 2 है। NF जो NF है ना तुम्हारा, n फैक्टर इस रिएक्शन का, -n फैक्टर इंटू F इंटू पोटेंशियल कितना है एनोड का? लिख दो एनोड का जो पोटेंशियल है। कितना एनोड का पोटेंशियल बताओ? एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। दिया हुआ कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तुम्हें एनोड का लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितना है एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ तो? रिडक्शन अगर है -0.76 तो ऑक्सीडेशन कितना होगा? ऑक्सीडेशन होगा +0.76 वोल्ट, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखना है। पोटेंशियल दिया हुआ रिडक्शन है, लिखना क्या है? ऑक्सीडेशन। वाई ऑक्सीडेशन? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है। कोई दिक्कत? लिख लो यहां पर, ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्यों लिखे हैं पोटेंशियल? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे हम एनोड पर। कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ है? जल्दी देखो। कैथोड पर रिडक्शन होता है, पढ़ा है तुमने? क्या रिडक्शन होगा बताओ तो? कॉपर +2 एक्वस से बन गया क्या? कॉपर नहीं, +2 इलेक्ट्रॉन ना, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, तो बन गया यहां से कॉपर सॉलिड। डेल्टा G2, डेल्टा G2। कोई दिक्कत? डेल्टा G2। चलो देखो अब इसको मिटा दे रहे हैं, देखो बच्चों की ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, ताकि हम लिख सकें आगे। कोई दिक्कत? डेल्टा G2 बताओ, इस रिएक्शन का n फैक्टर कितना है? 2 है, -2। F का वैल्यू तो सेम है दोनों जगह, इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बताओ कैथोड का? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। ये तो खैर दिया हुआ था, कैथोड का डायरेक्टली रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। एनोड में गड़बड़ी था, एनोड का दिया हुआ था रिडक्शन पोटेंशियल, लिखना क्या था हमें? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीडेशन था। अब क्या होगा देखो, तुम्हें जो सेल रिएक्शन होता है वो एनोड कैथोड के रिएक्शन को जोड़ करके मिलता है। कोई दिक्कत? चलो एनोड कैथोड के रिएक्शन को जोड़ो, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से तुम्हारा रिएक्शन हो गया जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस से बन गया Zn+2 एक्वस से Cu सॉलिड। ये तुम्हारा थर्ड रिएक्शन हो गया बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक में? अब तुम देखो डेल्टा G3 क्या होने वाला है? डेल्टा G3 होने वाला है
एन कितना है बताओ थर्ड रिएक्शन का, थर्ड रिएक्शन का एन बताओ। कंप्लीट सेल रिएक्शन का, ये एनोड का रिएक्शन, ये कैथोड का रिएक्शन, ये सेल का रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन का एन होता है जब तुम कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाते हो दो रिएक्शन को जोड़ करके, तो जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है वो सेल रिएक्शन का एन फैक्टर कहलाता है। एन फैक्टर हो गया 2, कोई दिक्कत? एफ, कोई परेशानी? इनटू सेल का, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कितना होने वाला है बच्चों? तो हमें तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कितना होने वाला है। हम लोग इसको लिख देते हैं ई सेल, कोई दिक्कत? कंप्लीट सेल के पोटेंशियल को हम लोग बोल देते हैं ई सेल। यहां तक पहले नोट डाउन करो, इसके बाद पता करना है हमें कि ई सेल, ई नॉट सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे देखो हर जगह लगाते हैं नॉट, क्यों? क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। तो हमें कंप्लीट सेल का पोटेंशियल पता करना है। हमें एनोड का पोटेंशियल पता था, कैथोड का पोटेंशियल पता था, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल पता करना है। कैसे पता करोगे? तो हमें पता है कि तीसरा रिएक्शन जो है वो पहला दूसरा रिएक्शन को जोड़ करके आया है, पता है ना? तीसरा रिएक्शन कैसे आया है? पहला दूसरा रिएक्शन को जोड़ करके। तो हमें पता है कि तीसरे रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो पहले दूसरे रिएक्शन के डेल्टा जी को जोड़ने से मिलेगा। कोई दिक्कत? और फिर हम लोग बहुत आसानी से पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों यहां तक नोट डाउन करो, हम इस पोर्शन को मिटाते हैं जितना रिएक्शन लिखे हैं, तब आगे चल के बात कर पाएंगे। तो देखो करना क्या है, तुम्हें पता है कि तीसरे रिएक्शन का जो तीसरा जो रिएक्शन आया, तीसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन 3 इज इक्वल टू रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2। 1 प्लस 2 को जोड़ करके तीसरा रिएक्शन आया है। इसका मतलब है डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1। G1 मतलब G1, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, है कि नहीं? चलो डेल्टा G3 कितना है? डेल्टा G3 है -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल इज इक्वल टू, डेल्टा G1 कितना है? डेल्टा G1 है -2f इंटू प्लस 0.76 वोल्ट, कोई दिक्कत? और G2 कितना है? G2 है, ये प्लस लिख देते हैं, प्लस ऑफ -2f और यह है 0.34 वोल्ट। ये यहां आ गया, देखो कोई परेशानी? यहां से देखो f हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, -2 हर जगह से कैंसिल हो गया। ये देखो ये 2 था क्या? ये वाला 2 क्या है बताओ बच्चों? ये वाला 2 है नेट सेल का एन फैक्टर, ये वाला 2 है कैथोड का एन फैक्टर, दूसरे रिएक्शन का एन फैक्टर, और ये 2 है पहले रिएक्शन का एन फैक्टर। जब भी तुम दो रिएक्शन को जोड़ करके कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाओगे, दो रिएक्शन मतलब एक ऑक्सीडेशन एनोड पर, दूसरा रिडक्शन कैथोड पर, और तीसरा रिडॉक्स, जब तुम दो रिएक्शन को जोड़ करके एक कंप्लीट रिएक्शन बनाओगे जो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो पहले का एन फैक्टर जितना होगा उतना ही दूसरे का एन फैक्टर होगा, तुम्हें रखना होगा। पहला और दूसरा रिएक्शन को इस तरीके से उसके स्टोइकियोमेट्रिक, उसके जो कोफिशिएंट होंगे बैलेंस करके इस तरीके से तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा कि इस दोनों का एन फैक्टर बराबर हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन कटेगा ना फाइनल रिएक्शन में। तो जब भी तुम एक सेल कंस्ट्रक्ट करोगे, एक सेल बनाओगे कंप्लीट सेल, पहले का एन फैक्टर, दूसरे का एन फैक्टर, तीसरे का एन फैक्टर सब बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या देखो, अब देखते हैं, देखो क्या बचा है, ई नॉट सेल बच गया है।
ई नॉट सेल क्या हुआ बताओ तो, क्या बचा, ये आ गया प्लस 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। कोई दिक्कत, प्लस 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, ये आ गया। हम इसका वैल्यू लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है कि यहां से जोड़ करके कितना आ जाएगा, हम सीखने में इंटरेस्टेड है। क्या सीखेंगे इससे, पहले नोट डाउन कर लो फिर आगे बताते हैं। चलो देखो, सीखने योग्य बातें क्या है। सीखने योग्य बातें हैं कि फॉर अ कंप्लीट सेल, नोट करके लिखोगे, इतना लिखने के बाद नोट करके, इतना तो आंसर तुम्हारा आ गया है, इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, नोट करके लिखने वाले हो। फॉर अ कंप्लीट सेल, फॉर अ कंप्लीट सेल, जब भी तुम एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे, फॉर अ कंप्लीट सेल, फुल सेल या फिर सिर्फ सेल लिख दिया जाए उसे भी कंप्लीट सेल मानोगे। कंप्लीट सेल के अलावा भी कोई सेल होता है क्या? हाँ, हाफ सेल होता है। हाफ सेल मतलब सिर्फ एनोड का रिएक्शन हाफ सेल है, वो सिर्फ कैथोड हाफ सेल है, सिर्फ एनोड यानी सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, सिर्फ कैथोड यानी सिर्फ रिडक्शन हाफ सेल है, एनोड प्लस कैथोड यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिडॉक्स, वो फुल सेल है। तो फॉर अ कंप्लीट सेल और फुल सेल और फॉर अ सेल, ठीक है, क्या तुम लिख सकते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ये देखो क्या है, क्या जोड़े हम, एनोड का, ये क्या है बताओ तो, एनोड का 0.76 है एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो -0.76 था एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, -0.76 है एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन +0.76 क्या है, ये एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ई नॉट एनोड, कोई दिक्कत, लेकिन एनोड का कौन सा, ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कोई परेशानी, प्लस ई नॉट कैथोड, कैथोड का क्या है बताओ तो, 0.34, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ध्यान रहिए क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, आरपी है। देखो ये क्या है, दिया हुआ जो वैल्यू है ये भी आरपी है, Zn+2 से Zn, आरपी था -0.76 प्लस 0.76 इधर यूज हुआ है, देखो फाइनल आंसर में ये क्या है, ये ओपी बन गया, इसलिए लिखे ई नोट एनोड का ओपी प्लस ई नोट कैथोड का आरपी। कोई दिक्कत, तो ई सेल निकालने के लिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे कि पोटेंशियल को डायरेक्टली जोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ ऑफ कोर्स हम बोले थे, हम पोटेंशियल को डायरेक्टली नहीं जोड़ रहे हैं, हमने तो डेल्टा जी को जोड़ा, उससे अपने आप ऐसा निकल के आ गया कि पोटेंशियल जुड़ रहा है तो जुड़ रहा है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल को जोड़ना ही नहीं है। हम पोटेंशियल को डायरेक्ट जोड़े नहीं थे, हमें पता नहीं है क्योंकि पोटेंशियल इंटेंसिव क्वांटिटी है। हमने डेल्टा जी को जोड़ा, अपने आप लास्ट में देखे पोटेंशियल जुड़ गया तो जुड़ गया तो जुड़ गया, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली रिजल्ट निकल के आया है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो पोटेंशियल जुड़ भी सकता है, अगर डेल्टा जी के थ्रू जुड़ गया तो जुड़ गया, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसी भी सेल का ई नॉट निकालने का एक फॉर्मूला डेवलप हो गया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट एनोड का ओपी कैथोड का आरपी, दोनों को जोड़ देना है। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूला से ज्यादा एक दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा? वो फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड आरपी माइनस ई नॉट एनोड आरपी। कैसे देखो, कैथोड का आरपी तो है ही, इधर लिख दिया कैथोड का आरपी, माइनस एनोड का ओपी प्लस में था ना, हम लोग क्या किए, एनोड का आरपी के आगे माइनस लगा दिए। देखो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जुड़ता था, हम लोग एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा दिए, बात तो वही है।
या ऐसा बोल सकते हो तुम, प्लस ऑफ माइनस इनोड का आरपी। एनोड का जो आरपी होगा उसके आगे माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा, वो एनोड का ओपी बन जाएगा। एनोड के आरपी के आगे माइनस लगाया, एनोड का ओपी बन गया, तो एनोड का ओपी प्लस कैथोड का आरपी, वो तो सेम फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत? तो हम लोग ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करने वाले हैं, आरपी वाला फॉर्मूला। एनोड का कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, किसके टर्म में, आरपी के टर्म में। चाहो तो इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई अगर नहीं लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कॉमा लेके आरपी बता दो, बोल दो क्यों 2 बार आरपी लिखना, एक ही बार आरपी लिखो। इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड आरपी के टर्म में। देखते हैं क्या यहां से आंसर आता है क्या, सही सही। इनोड कैथोड का आरपी, देखो इस रिएक्शन में कैथोड का आरपी बताओ कितना है, कैथोड पे ये है कॉपर है, कैथोड का आरपी है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का आरपी, एनोड का आरपी कितना है जल्दी से बताओ, एनोड का आरपी है, ये आरपी दिया हुआ है डायरेक्टली, माइनस 0.76 वोल्ट। आंसर कितना आया, 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, वही आंसर आ गया क्या, बताओ तो वही आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करने वाला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। तुम बोलोगे सर ऊपर वाले फॉर्मूला को कम यूज क्यों करेंगे, उसको भी तो यूज कर ही सकते हैं। दोनों फॉर्मूला में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों फॉर्मूला में एसेंशियली कोई अंतर नहीं है, फिर भी इसको ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि ये मेरा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन जो डेटा दिया रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो आरपी का वैल्यू दिया रहता है हमेशा, आरपी का वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया रहता है, तो उसको क्यों हम फालतू का ओपी में कन्वर्ट करके फिर ओपी को जोड़ें। जो आरपी दिया हुआ है ना, आरपी लिख दो, क्या दिक्कत है। हमने पता है ना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो आरपी रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा होता है, तो हम लोग इसीलिए एनोड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल डेटा डायरेक्ट यूज करेंगे। पर उससे इनोड सेल कैसे निकलेगा, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये तो हो गया, फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया हमें। अब एक क्वेश्चन तुमसे हम पूछ रहे हैं, तुम्हें बताना है हाँ या नहीं। क्या ये जो सेल बनाए हम लोग, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड, क्या ये सेल सही में फिजिबल सेल होगा? फिजिबल सेल का मतलब क्या ये सेल रियली काम भी कर रहा होगा? कैसे बताओगे? यस, ये सेल काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? इस सेल का जो पोटेंशियल है ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि फिजिबल सेल है। ये कैसा सेल है? फिजिबल सेल। फिजिबल सेल मतलब ये सेल अच्छे से काम कर रहा होगा। इसका मतलब क्या, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेल काम न कर रहा हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी सेल का पोटेंशियल लेस देन 0 भी आ सकता है और वो सेल काम नहीं करता हुआ बोला जाएगा वो सेल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख लो। अब हमें आगे से किसी भी सेल का पोटेंशियल अगर निकालना हो तो हम लोग लिख देंगे इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड आरपी के टर्म्स में। चलो एक क्वेश्चन लिखोगे बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ फिजिबल सेल, construct a feasible cell using using copper and silver electrode. Construct a feasible cell using copper and silver electrode. कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड को यूज करके एक फिजिबल सेल बनाना है, गिवन दैट ई नॉट एजी प्लस से बन गया एजी इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट और दूसरा है ई नॉट कॉपर प्लस 2 से बन गया कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये डेटा दिया हुआ है बच्चों। कंस्ट्रक्ट अ फिजिबल सेल यूजिंग कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड
ई नॉट दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में देखो फिर से लिखा हुआ है आरपी के टर्म में, देखो ये भी आरपी है और ये भी आरपी है, इसीलिए हमने फॉर्मूला आरपी के टर्म्स में डराइव किया था। याद आ रहा है तुम्हें? तो फॉर्मूला क्या दिया, सॉरी क्या क्या डेटा दिया हुआ है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को यूज करके एक फिजिबल सेल तुम्हें बनाना है। फिजिबल सेल का मतलब ऐसा सेल जो सही में काम कर रहा हो। तब क्वेश्चन उठता है कि हमें तो ये नहीं दिया गया कि ये एनोड पे कौन लेंगे, कैथोड पे कौन लेंगे। तो यही सब तुमसे जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि तुम जब फिजिबल सेल इससे बनाओगे तो तुम एनोड पे कौन लोगे, कैथोड पे कौन लोगे, ये तुम्हें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, डिसाइड कर लो कोई सा भी, कुछ भी मान लो तुम, एनोड पे कुछ भी मान लो, कैथोड पे कुछ भी मान लो। मान लो हम लोग मान लेते हैं कि कॉपर को रख देते हैं एनोड पर और सिल्वर को एजी को रख देते हैं कैथोड पर। सॉरी गड़बड़ी हो गया। हम मान लेते हैं ऐसा कि सिल्वर को रख देते हैं एनोड पर और कॉपर को रख देते हैं कैथोड पर। मान लेते हैं ऐसा। देखो तुम उल्टा भी रख सकते थे, तुम चाहते तो कॉपर को रख देते एनोड पर और सिल्वर को रख देते कैथोड पर। हमने क्यों ऐसा रखा? अरे हमें लगा कि चलो सिल्वर का ए से स्टार्ट होता है, एनोड भी ए से स्टार्ट होता है, तो शायद मैच कर जाए। कॉपर सी से स्टार्ट होता है, कैथोड भी सी से स्टार्ट होता है, शायद मैच कर जाए, मेरा आंसर सही आ जाए। तो हमने अपने मन से कुछ भी ले लिया है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया किसको किधर रखना है। समझ रहे हो ना तुम बात को? ये तो फालतू का लॉजिक हो गया ना, दोनों मैच कर रहा है। तो मेरा सिंपल कहना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड लेकर के एक तुम बैटरी बनाओ, तुम क्या करोगे? किसी को भी एनोड किसी को भी कैथोड मान लोगे। जैसे ही तुम माने अब तुम इनोड सेल निकालोगे। इनोड सेल जब तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे? ई नॉट सी मतलब कैथोड माइनस ई नॉट ए मतलब एनोड, किसके टर्म में? आरपी का वैल्यू लिखना है तुम्हें। सी मतलब कैथोड, ए मतलब एनोड, आरपी के टर्म में लिखना है। कोई दिक्कत? चलो, कैथोड किसको माने हो? कॉपर को। कॉपर का आरपी बताओ, 0.34 वोल्ट माइनस एनोड का आरपी बताओ। सिल्वर एनोड है तुम्हारा, एनोड का आरपी है 0.8 वोल्ट। वैल्यू लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है? वैल्यू इज लेस देन 0, नॉट फिजिबल। गड़बड़ हो गया, सेल फिजिबल नहीं था। क्या बोला गया था हमें? फिजिबल सेल। अब चलो इसका उल्टा करते हैं, कोई दिक्कत? एजी को मान लेते हैं कैथोड और कॉपर को मान लेते हैं एनोड। कोई दिक्कत? क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, किसके टर्म में? आरपी के टर्म में। कोई परेशानी बच्चों? तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पे कौन है इस बार? कैथोड पे सिल्वर है, सिल्वर का आरपी 0.8 वोल्ट माइनस एनोड कॉपर है, उसका आरपी 0.34 वोल्ट। अच्छा, इस बार वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। देखो 0.8 से 0.34 घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0, फिजिबल है सेल। तो अगर तुम्हें फिजिबल सेल बनाने को पूछा गया है तो तुम्हें दो काम करना पड़ेगा, या दो स्टेप में तुम्हें आंसर पता चल सकता है। अगर तुम भाग्यवान हो, है कि नहीं? अगर तुम भाग्यवान हो तो तुम्हें पहले स्टेप में जो तुम चुने हो सकता है वही सही हो जाए। यानी कि जिस बच्चे ने सिल्वर को कैथोड मान लिया होगा और कॉपर को एनोड मान लिया होगा वो भाग्यवान होगा। उसको पता चल गया होगा कि सिल्वर कैथोड रखने से, कॉपर एनोड रखने से ई नॉट सेल 0 से बड़ा आता है, फिजिबल सेल है। ये है फिजिबल और ये है नॉट फिजिबल। ये भी फिजिबल है लेकिन नॉट फिजिबल, फिजिबल नॉट। तो जो भाग्यवान होगा वो तो पहले से ही
ऐसा एज्यूम कर लेगा कि सिल्वर को कैथोड मान लेते हैं, कॉपर कैनोड। जो भाग्यवान नहीं होगा वो पहले एनोड मान लेगा सिल्वर को, कैथोड मान लेगा कॉपर को। तो क्या जो गलती मान लिया है पहला स्टेप में, क्या उसको दोबारा सही मानने का जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पहला स्टेप में अगर गलत हो गया तो तुम बस बोल दो उल्टा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर तुमने सिल्वर को एनोड मान करके गलती कर दिया है तो सिल्वर को कैथोड मान लो, अपने आप सही हो जाएगा। तो तुम्हें पहला ही स्टेप करना है हर एक बच्चे को। जिसका पहले स्टेप में ही सही आंसर आ गया है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ गया, वो तो खुश है, वो सही है। जिसका पहले स्टेप में लेस देन 0 आ गया, वो तुम जो माने हो आंसर में उसका उल्टा बता देना। तुम बोल देना कि सिल्वर कैथोड पे ले लेंगे और कॉपर कैनोड पे ले लेंगे तो फिजिबल सेल बन जाएगा। तो पहले तुमने डिसाइड कर लिया कि फिजिबल सेल के लिए किसको एनोड पे लेना है, किसको कैथोड पे लेना है। तो कैसे डिसाइड करोगे? किसी एक को भी एनोड पर, दूसरे को कैथोड पर ले लो। देख लो ई नोट से लेस देन 0 आ गया तो जो तुम माने हो उसका उल्टा होने वाला है। तुमने अगर सिल्वर को एनोड पे मान लिया है तो सिल्वर एक्चुअली कैथोड पे रहने वाला है। अगर तुमने पहले ही स्टेप में जो माना है वहां से ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छा। अब तुम्हें सेल को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो तुम्हें फिजिबल सेल बनाने को बोला गया है, इनफिजिबल सेल नहीं। तो ये वाला जो सेल है ना, अब इसका कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यानी इसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एजी कैथोड, कैथोड यानी कि सॉल्ट ब्रिज के बाद लिखते हैं एजी प्लस एक्वस से क्या बन रहा है? एजी सॉलिड बन रहा है। एनोड पर कौन है? कॉपर, कॉपर सॉलिड से क्या बन रहा है? कॉपर प्लस 2 एक्वस। सेल कंस्ट्रक्ट हो गया। सेल कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना? तुम्हें क्या करना है, ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हें 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार तुम कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लिया, एजी को एनोड मान लिया, आंसर नेगेटिव आ गया, इनोड सेल का वैल्यू, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्ट करते समय एजी को कैथोड पे लेके चले जाओ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग इसके आगे की कहानी अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।